Hello and welcome to online schooling once again. I'm Priya Mehta and we are doing NCERT class 7th history the Mughal Empire. मुगल साम्राज्य। अभी तक जितनी वीडियोस हमने की हैं उसमें हमने मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ा और जाना कि मुगल आखिर थे कौन, कहाँ से आए थे, किसके वंशज थे। अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देख पाए तो पहले उन्हें देख लीजिए सो दैट आज की वीडियो को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। पिछली वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और जिन्होंने चैनल्स को सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियोस में वो सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अकबर ने अपने शासनकाल में बहुत एक्सपेंशन की थी अपनी एम्पायर में, यानी उसने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया था। और आपको याद है ना, अकबर 1556 से 1605 तक उन्होंने शासन किया था। और जब से वो आए थे, आप देख रहे हैं, हमने जब अकबर के बारे में पढ़ा था चित्तौड़ और रणथंबोर की बात की थी। ये वो क्षेत्र हैं जो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य में, अपनी एम्पायर में इंक्लूड कर लिए थे, यानी इन सभी क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाइए या हिंदी में ही पढ़ाइए। तो बेटा, इंग्लिश और हिंदी की बुक्स बिल्कुल सेम हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, एवरीथिंग इज़ टोटली सेम। डेट्स और नेम तो हमेशा सेम ही रहते हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास इंग्लिश है या हिंदी मीडियम है। आप अपनी बुक साथ में खुली रखिए और चाहें तो नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। और जो भी टर्म्स ऐसी हैं जो हिंदी और इंग्लिश डिफरेंट हैं, वो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में साथ साथ करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे बात की थी उत्तराधिकार की। उत्तराधिकार यानी सक्सेशन। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप सोच रहे होंगे ये है क्या? इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब एक राजा अपनी गद्दी छोड़ता है और दूसरे राजा को सौंपता है, वो है उत्तराधिकार। यानी कि उसी का बेटा जब राजा बनता है, उसको हम कहते हैं वो उसका उत्तराधिकारी है। अब मुगलों की जब हम बात करें तो मुगलों के समय में उत्तराधिकार के दो सिस्टम्स थे मेनली। पहला था ज्येष्ठाधिकार और दूसरा था सहदायाद। ज्येष्ठाधिकार और सहदायाद। ज्येष्ठाधिकार को हम इंग्लिश में प्राइमोजेनिचर कहते हैं, प्राइमोजेनिचर, और दूसरा है सहदायाद जिसको हम इंग्लिश में कॉपर सेनरी कहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? ज्येष्ठाधिकार यानी प्राइमोजेनिचर में क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा, वो पिता के राज्य का उत्तराधिकारी, यानी वही उसी को अगली गद्दी मिलती है। जबकि इसका बिल्कुल ऑपोजिट है सहदायाद या कॉपर सेनरी। उसमें क्या है कि बड़े बेटे को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि जो गद्दी है पिता की, वो सारे बच्चों में जो जितना भी राज्य है पिता का, वो पूरा बराबर बांट दिया जाता है। अब जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार को फॉलो नहीं करते थे। वो आपने पहले भी देखा, जब हमने अकबर का समय पढ़ा था तो हमने देखा था कि अकबर का अपना बेटा जहांगीर उससे गद्दी के लिए बहुत युद्ध किया था, उसने विद्रोह किया था। वहीं जब हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा तो हमने देखा उसी का पुत्र जो राजकुमार खुर्रम था यानी शाहजहां, उसने भी गद्दी के लिए विद्रोह किया। और शाहजहां के समय में भी जब हमने देखा तो औरंगज़ेब जो उसका एक पुत्र था 4 पुत्रों में से, उसने भी बहुत शाहजहां की बहुत बुरी हालत कर दी थी, उसको कैद में बंद कर दिया था। आपको पिछली वीडियो से शायद कुछ याद आ रहा हो। तो इस तरह हमने क्या देखा कि मुगल जो थे वो सहदायाद को फॉलो करते थे और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। वो ज्येष्ठाधिकार में बिलीव नहीं करते थे, उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, ना ही उसको फॉलो करते थे। चलिए अब देखते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, यानी हाउ वर देयर रिलेशंस विद अदर रूलर्स। अभी तक हमने जितनी वीडियोस देखी हैं उसमें हमने देखा था कि जितने भी शासक आए मुगलों में, वो लगातार उन्होंने अभियान को जारी रखा। और किसके खिलाफ किए वो अभियान? उन रूलर्स के खिलाफ जिन्होंने इनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया या आनाकानी दिखाई थी। अब जब मुगलों का अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए वो यहाँ पर, उन्होंने अच्छे से अपने कदम जमा लिए, तो कई रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से इनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत भी इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। राजपूतों ने इनकी सत्ता को अच्छे से स्वीकार कर लिया था। कई राजपूत फैमिलीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुगल घराने में की थी। और इसी का एग्जाम्पल आपको दिया है जहांगीर की माँ का। जहांगीर की जो माँ थी वो कछवा की राजकुमारी थी और अंबर, जिसे हम आज की डेट में जयपुर कहते हैं, वहाँ के राजपूत जो शासक थे उनकी बेटी थी वो। तो हमने देखा कि राजपूत की बेटी भी मुगलों के घर में उनकी शादी हुई। वहीं शाहजहां की जो माँ थी वो भी राठौड़ की राजकुमारी थी, वह मारवाड़
कि जो जोधपुर यानी जिसे हम आज जोधपुर कहते हैं, उनके राजपूत जो राजा था उन्हीं की पुत्री थी वो। तो देखिए 2 एग्जाम्पल, जहांगीर की माँ और शाहजहां की, दोनों की मदर्स जो थी वो एक राजपूत फैमिली से थी और मुगलों में आकर उनकी शादी हुई थी। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो बहुत समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो क्या हुआ, मुगलों ने उन पर हमला किया और हमले में मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत हार गए। लेकिन अब इस हार के बाद क्या हुआ वो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। हार के बाद मुगलों ने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, रादर उनको बहुत सम्मान से उनके साथ पेश आए और उनकी जो जागीरें थी उनको वतन जागीर के रूप में उन्हीं को वापस कर दिया। अब देखिए, हराना एक अलग चीज़ है और अपमान करना अलग चीज़ है। दोनों में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है। अपमान करना यानी किसी की बेइज्जती करना, और दूसरा हराना। युद्ध में तो देखिए हार जीत होनी ही है, लेकिन हराने के बावजूद भी उनको अपमानित नहीं किया। अब ये चीज़ देखकर सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है कि हारने के बाद भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उनकी जागीरें वापस कर दी। तो जब हमें सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो उस समय जो शासक थे ना, शासक और सरदार, उन पर बहुत प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। वो भी बहुत इम्प्रेस हुए, जैसे हम इम्प्रेस हो रहे हैं सुनकर, हमें भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे वहाँ के जो शासक और सरदार थे उस समय, उनको भी बहुत अच्छा लगा और अच्छे संबंध बनाने लगे वो मुगलों के साथ। लेकिन अब जैसे अलग अलग एम्परर्स आए, अलग अलग शासक आए, हर एक का अलग अलग अपना अपना बर्ताव था सबके साथ। देखिए, मैं पिछली वीडियो आपको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। जब हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि औरंगजेब के समय में उन्होंने छत्रपति जो शिवाजी थे उनका बहुत अपमान भी किया था और साथ ही साथ उनको आगरा के कैद खाने में बंद कर दिया था। लेकिन वहाँ से क्या हुआ था, शिवाजी भागने में सफल हुए थे और जब वो भाग गए थे तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आज से मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ। अब क्या था कि जब औरंगजेब का अपना ही बेटा राजकुमार अकबर जो था, उसने जब विद्रोह किया अपने पिता के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ, तो छत्रपति शिवाजी जो थे, जो मराठा के सरदार थे और उनके साथ साथ दक्कन की जो सल्तनत थी, उन्होंने भी अकबर का साथ दिया। राजकुमार अकबर जो थे उनका साथ दिया औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है मनसबदार और जागीरदार। मैं जानती हूँ हिस्ट्री कभी कभी लेंथी लगती है और कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं मैम बोरिंग भी लगती है, लेकिन अगर आप इसको कहानी की तरह सुनेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी, ना सिर्फ क्लास 7th में बल्कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सब्जेक्ट्स काम आते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। अब क्या था कि जब मुगल साम्राज्य बढ़ने लगा, उनका जो एरिया था वो और एक्सपैंड होने लगा, तो मुगलों ने क्या किया कि जो अलग अलग सामाजिक समूह थे उसके सदस्यों को प्रशासन के लिए नियुक्त करना शुरू कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सोशल ग्रुप्स बने हुए थे ना, उनमें से लोगों को चुनकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट करना शुरू कर दिया। अब शुरू में जो लोग अपॉइंट किए थे सरदार, वो थे तुर्की के यानी टर्की के, लेकिन बाद में छोटे छोटे समूह और बहुत सारे आ गए थे, तो उन्होंने सभी को रखना शुरू कर दिया। इसमें ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठा और भी छोटे छोटे बहुत सारे समूह थे जिनको उन्होंने रखना शुरू कर दिया। मुगलों की सेवा में ये जो नौकरशाह थे, इन्हें मनसबदार का नाम दिया गया। अब ध्यान से सुनिए, मनसबदार क्या थे, क्योंकि हो सकता है लास्ट में मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूँ कि मनसबदार क्या थे। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, जो व्यक्ति जिन्हें सरकारी हैसियत या कोई पद या पोस्ट मिलती थी उन्हें हम मनसबदार कहते थे, ठीक है। जैसे अगर हम आज की डेट में समझे तो सारे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिन्हें किसी भी पोस्ट पर रखा गया है, उन्हें हम मनसबदार कहते हैं, ठीक है। तो उस ज़माने में भी इसे मनसबदार कहते थे उन लोगों को जिन्हें कोई सरकारी मनसब या सरकारी हैसियत या पोस्ट मिला करती थी। अब मुगलों द्वारा चलाई गई ये जो श्रेणी थी, व्यवस्था थी जो, उसके ज़रिए 3 चीज़ें डिसाइड की जाती थी। फर्स्ट पोस्ट यानी पद, दूसरा वेतन यानी सैलरी, और तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व। अब ये सैन्य उत्तरदायित्व क्या है? मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस एरिया की देखभाल, प्रोटेक्शन करने के लिए। ये चीज़ें डिपेंड करती थी मनसबदार पर। अब वो कैसे करती होंगी डिपेंड, चलिए देखें। जिस जात के जितने ज़्यादा लोग रहते थे ना, उस जात को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल 5000 जात वाले जो लोग थे उनको 1000 जात वालों से यानी ज़्यादा माना जाता। नेचुरली है कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा थी, जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी के थे उनको ज़्यादा माना जाता था, और जिन लोगों की जात ज़्यादा होती थी यानी क्वांटिटी जिनकी ज़्यादा होती थी, उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती थी।
और उनमें मेजॉरिटी ज़्यादा थी, यानी उनको ज़्यादा उनका अहमियत मानी जाती थी कि इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनकी ज़्यादा अहमियत है। और उसी चीज़ पर डिपेंड करता था कि उनको पोस्ट क्या मिलेगी और उनको सैलरी क्या मिलेगी। यानी क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती थी उस समय, उसी को सैलरी भी और पोस्ट भी अच्छी मिलती थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व यानी कि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदारों को दी जाती थी, उसी के अनुसार वो घुड़सवार रखते थे। यानी ज़्यादा एरिया होता था तो ज़्यादा घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब ये जो घोड़े रखते थे वो उन घोड़ों को दगवाना पड़ता था। अब दगवाना मीन्स उस पर अपनी एक पहचान लगा दी जाती थी। यानी जैसे मान लीजिए कोई स्टैंप लगा दी जाती थी या उस पर किसी तरह की पहचान लगा दी जाती थी। और वैसे ही सैनिक जो थे उनको भी पंजीकृत करवाना पड़ता था, यानी रजिस्टर कराना पड़ता था। जब ये दोनों चीज़ें होती थी तभी उनको सैलरी दी जाती थी, अदरवाइज़ नहीं मिलती थी। अब आपको लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक इक्ता और इक्तदार कराया था, कुछ याद आया आपको? चलिए जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। खलजी और तुगलक डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि जो अधिकारी जिनको उस एरिया की देखभाल करने के लिए रखा जाता था उनको इक्तदार कहते थे, है ना, और इक्ता कहते थे उस एरिया को। याद आया आपको? अब कुछ इसी तरह से है यहाँ मनसबदार के साथ भी। जो मनसबदार थे वो अपना वेतन कहाँ से निकालते थे? जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था भूमि के रूप में, वो उनको दे दिया जाता था। यानी कि जिस एरिया से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वही एरिया उनको दे दिया जाता था, जिसे वो जागीर कहते थे। अब देखिए, वहाँ इसको इक्ता कहते थे और यहाँ इसको जागीर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या था? उस समय जो इकदार थे वो उसी इक्ते पर रहते थे, लेकिन यहाँ पर जो मनसबदार हैं ये खुद उस जागीर पर नहीं रहते। ये इन्होंने अधिकारी रखे हैं जो कि उनको राजस्व इकट्ठा करके उन तक पहुंचा देते हैं। अब क्या था, अकबर के शासनकाल में तो ये सब अच्छे से चलता रहा, क्योंकि अकबर जो थे उन्होंने जिसके पास जितना एरिया होता था उसी हिसाब से उसको सैलरी भी देते थे वो। लेकिन हमने देखा था कि औरंगज़ेब के शासनकाल तक आते आते चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी। और उस समय में क्या हो गया था, जो मनसबदार का वेतन था वो बहुत कम हो गया था। उसके कई कारण हैं। देखिए, जब अकबर का समय था तो उस समय सिर्फ 29 यानी 29 मनसबदार थे, लेकिन जब औरंगज़ेब का शासनकाल आया तो 79 हो गए वो। अकबर में 29 और औरंगज़ेब में 79। तो इस वृद्धि के कारण क्या हुआ, तो उनको मनसबदारों को बहुत वेट करना पड़ता था जागीर मिलने के लिए, बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था। इस कारण क्या हुआ, उन्होंने शुरू कर दिया कि जैसे जितना कोशिश हो सके, मतलब जितना कलेक्ट कर सकते हैं बस कर लो, है ना। वो वाली बात थी कि वो लूटने पर आ गए थे, जितना लूट सकते हैं लूट लो, है ना। अब अंतिम वर्षों में क्या हुआ, औरंगज़ेब इस पर नियंत्रण भी नहीं कर पाए। इस कारण से किसान लोग जो थे उनको बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। आज हम इतना ही करेंगे, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो देखना बिल्कुल ना भूलिए। और हाँ, अगली वीडियो को देखने से पहले इसे रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, एक बार वीडियो को फिर से देखिए। चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक को लेकर। टेक केयर, बाय बाय।